स्टूडेंट्स आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेस्पिरेशन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने आपको बता दिया है। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जब खाने का डाइजेशन हो जाता है कंप्लीट, तो वो जो खाना होता है वो एब्जॉर्ब होके कहाँ पर जाता है, वो खाना एब्जॉर्ब होके ब्लड में जाता है। अब ये जो ब्लड है इस खाने को कहाँ ले जाएगा, सेल टू सेल ले जाएगा। सेल के अंदर वो खाना क्या होगा, वो जो डाइजेस्टेड फूड होगा वो क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। जैसे ग्लूकोज हो गया, वो कहाँ पर जाएगा, सेल के अंदर जाएगा। तो स्टूडेंट्स होता क्या है, जब आपका फूड कहां पर जाता है, सेल के अंदर जाता है, तो सेल के अंदर ग्लूकोज को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है। और क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनता है स्टूडेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और बहुत सारी एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। स्टूडेंट्स जनरली जो बच्चे होते हैं वो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप ये ध्यान रखना, ब्रीदिंग का मतलब होता है सिंपल एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2। आप ऑक्सीजन ले रहे हो और CO2 क्या कर रहे हो, छोड़ रहे हो। लेकिन रेस्पिरेशन अगर वर्ड आ रहा है, तो रेस्पिरेशन में क्या होता है कि सेल के अंदर जो ग्लूकोज होता है, सेल के अंदर जो ग्लूकोज होता है उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है। किसके प्रेजेंस में तोड़ा जाता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब आप तोड़ोगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और बहुत सारी एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो ग्लूकोज को जब सेल के अंदर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तोड़ा जाता है तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों डिफरेंट चीज है। ब्रीदिंग सिंपल एक प्रोसेस है, एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2। लेकिन रेस्पिरेशन वर्ड आ जाए तो एक प्रकार की केमिकल प्रोसेस है। ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज को तोड़ा जाएगा सेल के अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और बहुत सारी क्या होगी, एनर्जी बनेगी। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, रेस्पिरेशन। तो सिंपल, जैसे यहां पर ये है भाई, रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन हमेशा हमारे सेल के अंदर चलता रहता है, टेक प्लेस। रेस्पिरेशन क्या होगा, रेस्पिरेशन टेक प्लेस। ठीक है स्टूडेंट्स, रेस्पिरेशन टेक प्लेस ऑल टाइम। भाई सांस भी तो हम ऑल टाइम लेते रहते हैं। ठीक, ये सेल के अंदर चलेगा। रेस्पिरेशन कहाँ चलता है, सेल के अंदर, क्योंकि सेल के अंदर ही ग्लूकोज टूटेगा। ब्रीदिंग क्या है, सिंपल एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2। तो ये कहां पर चलेगा, लंग्स में चलेगा। कहां पर चलेगा, लंग्स में। ए प्रोसेस डेट ब्रेक डाउन, इसके अंदर फूड को तोड़ा जाएगा, ग्लूकोज को तोड़ा जाएगा। ठीक है भाई, फूड का डाइजेशन तो हो गया है इंटेस्टाइन में, ठीक है ना, एलिमेंट्री कैनाल में। लेकिन जो सिंपल जो फूड बचा डाइजेशन के बाद, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैट, ठीक है ना, इस ग्लूकोज को सेल के अंदर भी जाके तोड़ा जाता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। उसी प्रोसेस को रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो जो फूड होता है उसको तोड़ा जाता है सेल के अंदर, और खूब सारी एनर्जी रिलीज होती है, इसी को रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर सिंपल गैसेस का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। ठीक है ना, लंग्स और इन्वायरमेंट के बीच में, इसके बीच में, लंग्स और इन्वायरमेंट के बीच में। ठीक है, दिक्कत तो नहीं है स्टूडेंट्स। तो ये आपका हल्का सा रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में मैंने आपको क्या बताया है, अंतर बताया है। तो ध्यान रखना, रेस्पिरेशन एक प्रकार की बहुत ही जरूरी बायोलॉजिकल फिनोमिना है। ठीक है, जिसमें एनर्जी रिलीज होती है। क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है जो फूड होता है उससे। ठीक है, और हम लोग इसमें ऑक्सीजन का यूज करते हैं, और ऑक्सीजन का यूज करने के बाद क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और बहुत सारा क्या होता है इसमें, एनर्जी क्या होती है, यूज होती है। ATP बनेगी इसमें। ATP की फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अभी कैसे बनता है, अभी प्रोसेस आ जाएगा बढ़िया तरीके से। ठीक है, देखिए जैसे कैसे आएगा प्रोसेस, समझिए आप। ये देखिए, जैसे यहां पर इसको बना रखा है, यहां पर हल्का सा ध्यान से देखिए, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि ये हमेशा आता ही आता है CBSE के अंदर। ठीक है, कि आखिरकार ग्लूकोज को सेल के अंदर तोड़ा कैसे जाता है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको थोड़ा आइडिया नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं, जो भी ग्लूकोज है जब वो सेल के अंदर जाता है, ठीक है, सेल के अंदर कहां पर, साइटोप्लाज्म में। सबसे पहले ग्लूकोज को कहां पर भेजा जाएगा, सेल के साइटोप्लाज्म में। जैसे ये सेल है, क्या है ये सेल, सेल के अंदर ये क्या है, न्यूक्लियस है। क्या है स्टूडेंट, सेल के अंदर न्यूक्लियस है। तो इसके बाहर वाला जो हिस्सा होता है वो साइटोप्लाज्म होता है। इसके बाहर वाला हिस्सा क्या होता है, साइटोप्लाज्म। एक्चुअल में ग्लूकोज को इसी जगह पे तोड़ा जाएगा। ग्लूकोज का यहीं पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो सबसे पहले जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन।
तो ग्लूकोज को साइटोप्लाज्म में तोड़ा जाएगा और ग्लूकोज को साइटोप्लाज्म में जब तोड़ते हैं तो क्या बनता है, पायरुविक एसिड। क्या बनता है स्टूडेंट्स, पायरुविक एसिड। और ध्यान रखना पायरुविक एसिड कितने कार्बन का होता है, 3 कार्बन। कितने कार्बन, 3 कार्बन। और यहाँ पर ग्लूकोज कितना है, 6 कार्बन। तो इसका मतलब है कितने मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल, 3 के 2 मॉलिक्यूल, 6 कार्बन हो गए ना। तो सिंपल आप ये ध्यान रखना, सबसे पहले ये जो आपका ग्लूकोज है साइटोप्लाज्म के अंदर जाएगा और साइटोप्लाज्म के अंदर सबसे पहले क्या होता है कि इसको तोड़ा जाता है पायरुविक एसिड पे। पायरुविक एसिड एक प्रकार का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब जिसमें कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है और ऑक्सीजन भी होता है, ठीक है। और पायरुविक एसिड में टोटल कितने कार्बन होते हैं, 3 कार्बन। पूछ लेता है ये, कितने कार्बन, 3 कार्बन। अब पायरुविक एसिड साइटोप्लाज्म में बन गया। अब पायरुविक एसिड साइटोप्लाज्म में बन गया। आगे पायरुविक एसिड को और तोड़ा जाएगा। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग मेथड्स यूज करते हैं इसको तोड़ने के लिए। कोई ऑक्सीजन लेगा, कोई ऑक्सीजन नहीं लेगा। तो उसके बेस पे हमने रेस्पिरेशन को अलग अलग भाग में क्या किया है, डिवाइड किया है। जैसे अगर आप यहां पर देखो, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। क्या है स्टूडेंट्स, माइटोकॉन्ड्रिया है। तो जो ह्यूमन है, ह्यूमन मतलब हम लोग, ठीक है ना, हमें माइटोकॉन्ड्रिया होता ही है। तो जब भी पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में तोड़ा जाएगा, कहां तोड़ा जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसको तोड़ने के लिए यहां पर क्या यूज किया जाएगा, ऑक्सीजन का यूज किया जाएगा। किसका यूज किया जाएगा, ऑक्सीजन का, O2 का यूज किया जाएगा। और जब पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तोड़ा जाता है, किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो ऐसे रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई एरोबिक रेस्पिरेशन होता कहाँ है, तो आपको बताना है कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। कहां पर होता है स्टूडेंट्स, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ऑक्सीजन का यूज करके पायरुविक एसिड को तोड़ेगा और जब तोड़ेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। देख रहे हो, पूरा का पूरा पायरुविक एसिड सिंपल फॉर्म में CO2 के फॉर्म में आ गया। CO2 हमारी बॉडी में बन गया और बाद में क्या होगा, CO2 रेस्पिरेशन के थ्रू, ब्रीदिंग के थ्रू हमारी बॉडी से क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। और साथ में वाटर भी बनता है, ठीक है। और बहुत सारी एनर्जी बनती है, किस फॉर्म में, ATP के फॉर्म में। किस फॉर्म में स्टूडेंट्स, ATP के फॉर्म में। तो ध्यान रखना कि ग्लूकोज को सबसे पहले साइटोप्लाज्म में भेजा जाता है। साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज को 3 कार्बन में तोड़ा जाता है, जिसको हम बोलते हैं पायरुविक एसिड। आपके बुक में पायरुवेट भी बोला हुआ है। क्या बोला हुआ है, पायरुवेट भी, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। अब होता क्या है, ये जो पायरुविक एसिड है इसको जब माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तोड़ा जाता है तो इसी रेस्पिरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सर एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है, तो आप क्या बोलोगे, माइटोकॉन्ड्रिया बोलोगे। क्या बोलोगे, माइटोकॉन्ड्रिया। और यहाँ पर कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, या जो पायरुविक एसिड है पूरा कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है। कंप्लीट ब्रेकडाउन का मतलब है कि और इससे ज्यादा इसको तोड़ा नहीं जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर CO2 बन गया पूरा कंप्लीट, एक एक कार्बन अलग। जैसे यहाँ 6 कार्बन थे, कितने बचे, 3 कार्बन। अब यहाँ 1 कार्बन, ठीक है। तो एक एक कार्बन सारे क्या हो गए, अलग हो गए। तो यहाँ पर कंप्लीट क्या हुआ है, रेस्पिरेशन हुआ है, कंप्लीट सॉरी ब्रेकडाउन हुआ है। क्या हुआ है, ब्रेकडाउन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है, दैट इज वाई इसे क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए सर नेक्स्ट स्टूडेंट्स, होता क्या है, जो फंगस होता है, फंगस मतलब यीस्ट, ठीक है। यीस्ट फर्मेंटेशन करता है। आपको अगर नहीं पता है तो फर्मेंटेशन से अल्कोहल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अल्कोहल, ठीक है। जो भी फ्रूट्स होते हैं, ग्रेप्स हो गए, ठीक है, तो उसको क्या कर देते हैं, क्रश कर देते हैं और उसके अंदर यीस्ट डाल देते हैं। जब यीस्ट डालते हैं तो उसको अच्छे से ढक देते हैं ताकि उसके अंदर ऑक्सीजन एंट्री ना करे। तो बिना ऑक्सीजन के ये जो पायरुविक एसिड है, यीस्ट इसको क्या करता है, तोड़ता है। तो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टूटेगा, ठीक है ना। तो ऐसे रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं, एनएरोबिक। क्या बोलते हैं हम, एनएरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। बिना ऑक्सीजन के, विदाउट ऑक्सीजन के प्रेजेंस के जब आपका ग्लूकोज, ठीक है ना, टूटे, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। इसमें क्या होगा सर, जो आपका पायरुविक एसिड है इसमें 3 कार्बन है, तो पायरुविक एसिड इथेनॉल में टूटेगा। और जिसको नहीं पता तो इथेनॉल में 2 कार्बन होता है। इथेनॉल में कितने कार्बन होते हैं, 2। और क्या बन गया यहाँ पर, CO2। तो 2 1 3 हो गया ना इसके बराबर। तो CO2 निकल गया और साथ में एनर्जी भी बनेगी। क्या बनेगी, एनर्जी। क्योंकि यहाँ पर ये क्या कंप्लीट टूटा है क्या, नहीं,
यहाँ 3 कार्बन थे, यहाँ कितने 2 कार्बन, तो कंप्लीट तो टूटा ही नहीं है ना। तो ध्यान रखना एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी रिलीज होती है बहुत कम रिलीज होती है। यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज होगी ना स्टूडेंट्स बहुत कम रिलीज होगी। एरोबिक में जो एनर्जी रिलीज होती है वो क्या होती है, बहुत ज्यादा रिलीज होती है। क्या होती है, बहुत ज्यादा रिलीज होती है। तो आप ये ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाए एनाएरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है, ठीक है ना, बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन कहाँ होता है, तो आप बोलोगे सर यीस्ट में होता है। क्या होता है, यीस्ट। और अगर आपसे पूछा जाए कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में पायरुविक एसिड को किस में कन्वर्ट किया जाता है, तो आप बोलोगे सर इथेनॉल प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में, ठीक है ना, एनर्जी मतलब एटीपी, ठीक है। इसके बाद देखिए सर, बहुत बार आपने देखा होगा, आप लोग जिम जाते हो या आपके टीचर्स क्या करते हैं, आपको मुर्गी या मुर्गा बना देते हैं, ठीक है ना, हाथ ऐसे खड़े हो जाओ आप, ठीक है। तो होता क्या, आपने देखा होगा आपके जो हाथ होते हैं दर्द होने लगते हैं। उसका रीजन होता है जब आप ऐसे खड़े होते हो ना, तो जो ब्लड का फ्लो है वो सही से आपके मसल्स तक नहीं जा पाता है। तो जब भी कभी जितना ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है ना, उतना ऑक्सीजन अगर मसल्स को नहीं मिलता है, ठीक है, तो यहां पर एक्चुअली इनकम्प्लीट, यहां पर सही शब्द है इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट जो सही वर्ड है स्टूडेंट्स, जो सही वर्ड है वो है इनकम्प्लीट सप्लाई। इनकम्प्लीट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मतलब जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो होता क्या है ऐसे केस के अंदर कि जो आपका पायरुविक एसिड है वो ढंग से टूटेगा नहीं, क्योंकि जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना ऑक्सीजन मिल ही नहीं रहा, ठीक। तो होता क्या है, इनकम्प्लीट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में आपका जो पायरुविक एसिड होता है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और लैक्टिक एसिड में कितने कार्बन होते हैं सर, 3 कार्बन होते हैं। कितने कार्बन, 3 कार्बन। लैक्टिक एसिड में कितने कार्बन होते हैं, 3 कार्बन, ठीक है। और यहां भी एनर्जी रिलीज होगी, लेकिन क्या ये पूरा टूट गया क्या, 3 कार्बन पहले थे, 3 कार्बन अभी भी है। तो ध्यान रखना यहां पर भी जो एनर्जी रिलीज होगी वो एरोबिक रेस्पिरेशन के कंपेयर में क्या होगी, बहुत कम रिलीज होगी। तो टेक्निकली देखोगे दोनों के अंदर ऑक्सीजन की क्या है, इसमें तो ऑक्सीजन है ही नहीं और इसमें थोड़ी बहुत ऑक्सीजन है। तो इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, एनऑर्बिक रेस्पिरेशन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, एनऑर्बिक रेस्पिरेशन। इन दोनों को आप क्या बोल सकते हो, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। वैसे एनऑर्बिक रेस्पिरेशन इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। यहां पर थोड़ी बहुत ऑक्सीजन है लेकिन जितनी चाहिए उतनी नहीं है। तो अगर आपसे पूछा जाए इनकम्प्लीट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में जब ग्लूकोज को तोड़ते हैं या पायरुविक एसिड को तोड़ते हैं तो क्या बनता है, तो आप बोलोगे सर लैक्टिक एसिड बनता है। क्या बनता है, लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड कितने कार्बन का मॉलिक्यूल है, 3 कार्बन। और यहां पर भी जो एनर्जी रिलीज होगी बहुत कम होगी, क्योंकि भाई पूरा तो टूटा ही नहीं, पूरा टूटा ही नहीं है ये, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये आपको इस तरीके से पता होना चाहिए, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछता है कि कहां से क्या बन रहा है, कहां से क्या नहीं बन रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखना जब भी आप खाना खाते हो, खाने का डाइजेशन होगा बढ़िया तरीके से। जैसे ही खाने का डाइजेशन होगा, खाने को एब्जॉर्ब किया जाएगा। क्या किया जाएगा, एब्जॉर्ब। और ब्लड में जाएगा, ब्लड उसी ग्लूकोज को, उसी खाने को किसको दे देगा, सेल को। अब सेल के अंदर उस ग्लूकोज को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तोड़ा जाएगा। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। ये देखो इस अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके से तोड़ता है। तो सबसे पहले जो ग्लूकोज होगा साइटोप्लाज्म में आएगा। कहां पर आएगा, साइटोप्लाज्म में। और ग्लूकोज को सबसे पहले 3 कार्बन के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में तोड़ा जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पायरुविक एसिड। क्या बोलते हैं, पायरुविक एसिड। अब अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया में टूटे, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या रिक्वायरमेंट होती है, ऑक्सीजन, तो पूरा का पूरा टूट जाएगा, ठीक। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है, दैट इज वाई इसे बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। और कंप्लीट टूट रहा है तो यहाँ पर बहुत ज्यादा क्या रिलीज होती है, एनर्जी। और प्रोडक्ट क्या बनेगा, CO2, वाटर और एनर्जी। अगर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में टूटे, ऑक्सीजन है ही नहीं, तो ये कहां पर ये हो रहा है, यीस्ट में। इसे एनऑर्बिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर इथेनॉल बनेगा और क्या बनेगा, CO2। पूरा पूरा कंप्लीट टूटा ही नहीं है, तो यहाँ भी जो एनर्जी रिलीज होगी वो क्या होगी, कम होगी, ठीक है। और ह्यूमन के जो मसल्स होते हैं उसमें जब भी इनकम्प्लीट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होता है, जितनी ऑक्सीजन चाहिए अगर उतनी ऑक्सीजन नहीं मिलती है, तो क्या बनता है सर, पायरुविक एसिड बनता है। क्या बनता है, पायरुविक एसिड। और थोड़ी बहुत क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। तो इसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, एनऑर्बिक रेस्पिरेशन। आपके हिसाब से बताओ कौन सा बेटर है, एरोबिक बेटर है या एनऑर्बिक बेटर है, बताइए। एरोबिक, एरोबिक,
हाँ ठीक है ना, बढ़िया। एरोबिक रेस्पिरेशन है, ठीक है ना, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन में बहुत ज्यादा क्या रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है, बहुत ज्यादा क्या रिलीज होती है स्टूडेंट्स, एनर्जी रिलीज होती है। दैट इज व्हाई एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, बहुत, ठीक है ना, आपका एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, या आप बोल दो बेटर है। देखिए सर, अब मैं इस पे जो बैक ईयर पे क्वेश्चन आए हैं ना, क्वेश्चन उठाता हूँ, इस पे क्वेश्चन पूछे कैसे गए हैं सर। देखिए सर, जैसे ये रहा क्वेश्चन, देखो ये कह रहा था ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज को तोड़ा जा रहा है और पाथवे दिया गया है। कह रहा है सर ग्लूकोज है, फिर ए लिखा है, फिर पाइरुवेट बना, पाइरुवेट मतलब पायरुविक एसिड, फिर एनर्जी, ठीक है, क्योंकि पायरुविक एसिड बनेगा तो थोड़ी बहुत एनर्जी भी रिलीज होगी, फिर यहाँ पर फिर ये लैक्टिक एसिड और एनर्जी। तो ए और बी को फिल करना है। एक बात बताओ, ग्लूकोज जो है, जो आपका लैक्टिक एसिड क्या माइटोकॉन्ड्रिया में बन सकता है? नहीं, तो ये तो ऑप्शन भूल ही जाओ, माइटोकॉन्ड्रिया वाला, है ना। और आपको पता होना चाहिए कि जो लैक्टिक एसिड होता है वो यीस्ट वाले में तो बनता ही नहीं है, ये भी हटा दो, ठीक। और आपका ग्लूकोज सबसे पहले कहाँ जाएगा, साइटोप्लाज्म में। कहाँ जाएगा स्टूडेंट्स? साइटोप्लाज्म में, ठीक है। और जब साइटोप्लाज्म में जाएगा तो पाइरुवेट बनेगा, फिर यहाँ पर ये बी, फिर लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड कहाँ पर बनता है? मसल्स के अंदर। कहाँ पर बनता है? मसल्स के अंदर। तो यहाँ पर आप देखो ऑक्सीजन रिच मसल, क्या मसल के अंदर ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होता है? नहीं, ठीक है ना। मसल को जितनी ऑक्सीजन चाहिए होती है उतनी ऑक्सीजन नहीं मिलती है, इसी वजह से तो लैक्टिक एसिड बनता है। तो ए आपका हो गया साइटोप्लाज्म, और आपका ये हो गया जो बी, ऑक्सीजन डेफिशिएंट मसल सेल, ये है आपका जवाब, डी ऑप्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे सर क्वेश्चन आता ही आता है, तो मेरे हिसाब से आपको इनके क्वेश्चंस देखने ही चाहिए। एक क्वेश्चन और डिस्कस करता हूँ, इसमें ये भी क्वेश्चन है, इसको भी डिस्कस करूंगा, ह्यूमन पे बेस्ड है ये, ठीक है। यहाँ पर जैसे ये इसका सी पार्ट है, अभी ए और बी अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, तो मैं डिस्कस कर दूंगा। देखिए सर, ये रहा, इसको ध्यान से देखिए आप लोग, है ना। सर ये ग्लूकोज है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल, है ना, साइटोप्लाज्म में। अब यहाँ पर ये बना 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है और एनर्जी रिलीज हो रही है, तो 3 कार्बन का मॉलिक्यूल, यार अभी बताया मैंने ग्लूकोज किसमें टूटता है, बताओ? पायरुविक एसिड, या आप पायरुवेट बोल दो। क्या बोल दो सर? आप पायरुवेट बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? पायरुवेट, ठीक है। दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? पायरुवेट, 3 कार्बन का मॉलिक्यूल, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में तोड़ना है इसको, तो माइटोकॉन्ड्रिया में टूटेगा तो जाहिर सी बात है, माइटोकॉन्ड्रिया में वाटर बनता है, एनर्जी बनता है, और एक चीज और बनती है, यहाँ पर क्या आ जाएगा? CO2। क्या बनेगा बच्चे? CO2। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, वो जो बनाया है ना उसके स्टेप्स पूरे पता होने चाहिए आपको, क्या है क्या नहीं। और बहुत बार ऐसे भी पूछ लेता है, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछता है कि भाई एरोबिक और एनॉर्बिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस बताइए। एरोबिक और एनॉर्बिक रेस्पिरेशन में क्या बताना है? डिफरेंस बताना है सर। क्या बताना है? डिफरेंस बताना है एरोबिक और एनॉर्बिक में। चलो देखते हैं फिर डिफरेंस। सबसे पहले एरोबिक रेस्पिरेशन, और फिर दूसरा क्या है? एनॉर्बिक। नाम से ही पता लग रहा है, एरोबिक रेस्पिरेशन में किसकी रिक्वायरमेंट होती है? ऑक्सीजन की। एनॉर्बिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है ना। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट किस में होती है? एरोबिक में। इसके बाद एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। एन एरोबिक जो रेस्पिरेशन होता है वो कहाँ पर होता है? साइटोप्लाज्म। कहाँ पर होता है? साइटोप्लाज्म। और इसका मैंने आपको बताया है वो भी कहाँ पर? यीस्ट के अंदर मिलेगा। एग्जाम्पल क्या हो गया? यीस्ट। और जो मसल होती है, क्या होती है? मसल, अगर उसको कंप्लीट ऑक्सीजन ना मिले तब। इसके बाद एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एंड प्रोडक्ट होता है वो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। यहाँ पर क्या होता है? एनिमल, एनिमल मतलब हम लोग, मसल्स के अंदर क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड और एनर्जी। और यीस्ट या प्लांट में क्या बनेगा? इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी, ये प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, हाई अमाउंट एनर्जी, एक ग्लूकोज से 36 से 38 ATP। बट आपको नॉर्मल पता होना चाहिए बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। यहाँ पर लो एनर्जी रिलीज होती है, 2 ATP रिलीज होती है पर ग्लूकोज, ठीक है। यहाँ पर जो ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का कंप्लीट होता है, और यहाँ पर कैसा होता है? इनकम्प्लीट। देखा होगा पूरा टूटता ही नहीं है। इथेनॉल में 2 कार्बन थे, लैक्टिक एसिड में 3 कार्बन थे, और ये मोर एफिशिएंट है, बहुत ज्यादा एफिशिएंट है, ठीक है ना। और ये क्या है? लेस एफिशिएंट है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से स्टूडेंट्स इतने डिफरेंसेस बहुत हैं CBSE के लिए, इतना कर लोगे हो जाएगा, ठीक है। तो एरोबिक और एनॉर्बिक रेस्पिरेशन में अगर डिफरेंस पूछे आसानी से लिख सकते हो। एरोबिक में क्या है? ऑक्सीजन चाहिए,
एनऑर्बिक में ऑक्सीजन चाहिए ही नहीं, ठीक है। एरोबिक में एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज होती है, एनऑर्बिक में एनर्जी क्या होती है, बहुत कम रिलीज होती है। एनर्जी क्या होती है, बहुत कम रिलीज होती है। साथ में एंड प्रोडक्ट पता ही होगा, एरोबिक में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। यहाँ पर आपको पता है लैक्टिक एसिड और इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। यहाँ पर एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज होगी, यहाँ पर बहुत कम। यहाँ पर ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा, यहाँ पर कैसा होगा, इनकम्प्लीट। खत्म। ये आपको लिखना है, इसी से आपका काम बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सब चीजें आपको क्या करनी है, लिखनी है। ठीक, तो ये आपको मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। किसी का कोई डाउट तो नहीं है, बता देना है ना, कमेंट कर देना, अभी बता दूंगा मैं आपको।